देखिए, अमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनी जब मिलकर काम करती हैं। मिलकर काम करने का मतलब केवल एक पार्टनरशिप की तरह नहीं। दो कंपनी है, सपोज एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ये दोनों लिक्विडेट हो जाएंगी। लिक्विडेट होने का मतलब बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और एक नई कंपनी बनेगी, सपोज ए बी लिमिटेड। तो इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड दोनों कंपनी एक तरीके से अपने बिजनेस को सेल आउट कर रही है। तो दोनों के बिजनेस की बुक्स कैसे क्लोज होंगी और ए बी लिमिटेड एक तरीके से इस बिजनेस को परचेस कर रही है। तो ए बी लिमिटेड में परचेस करने की क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी, कैसे बैलेंस शीट बनेगी। ए और बी लिमिटेड जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता था, ऐसे ही ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करेंगे। तो एक काम ये करना है हमें अमलगमेशन के अंदर। एब्जॉर्प्शन होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर लेती है। सपोज बी कंपनी बंद हो गई, ए ने इसे खरीद लिया। तो बी की बुक्स को क्लोज कैसे करना है और ए की बुक्स में कैसे उसे इंकॉर्पोरेट करना है, ये बात हम सीखेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कंपनी है, उसका नाम थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, लॉसेस ज्यादा हैं, तो वो कंपनी अपने आप बिजनेस को बंद करके एक नए नाम से अपने ही बिजनेस को टेक ओवर करती है। तो उसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अकाउंटिंग तीनों की एक ही जैसी है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन नाम अलग अलग है। हमें अकाउंटिंग करते हुए ये नहीं टेंशन लेनी है कि वो कौन सा केस है, लेकिन अकाउंटिंग सब में सेम ही होगी। इन एन अमलगमेशन, two or more companies are combined into one by merger or by one taking over the another। जो यहाँ लिखा है कि वन बाय मर्जर, तो मर्जर का मतलब है अमलगमेशन, कि दो कंपनी मिलकर काम कर रही हैं। बाय टेकिंग ओवर अनदर का मतलब है एब्जॉर्प्शन, कि एक कंपनी दूसरे को एब्जॉर्ब कर रही है, खरीद रही है। Therefore, the term amalgamation contemplates two kinds of activities. Two or more companies join to form a new company. दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर बंद हो जाएंगी और एक नई कंपनी फॉर्म करेगी। और एब्जॉर्प्शन एंड ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय अनदर, या एक कंपनी दूसरे को खरीद लेगी। दस अमलगमेशंस इंक्लूड एब्जॉर्प्शन। तो ये कह रहे हैं अमलगमेशन में हम एब्जॉर्प्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। इन द केस ऑफ अमलगमेशन, द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर किसे बोलेंगे? सपोज एक कंपनी बी कंपनी दोनों बंद होकर एक नई कंपनी बन रही है, ये अमलगमेशन का केस है। तो जो कंपनी बंद हो रही है ए और बी, इनको हम बोलते हैं वेंडर कंपनी, बेच रही है अपने बिजनेस को। ए बी को हम बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। लेकिन इसके अलावा और नाम भी हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि जो कंपनी वेंडर है ये अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है, तो इसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। और इस बिजनेस को ट्रांसफरी कंपनी भी बोल देते हैं। इसे अमलगमेटिंग कंपनी बोल देते हैं कि ये कंपनी अमलगमेट हो रही है, और इस कंपनी को अमलगमेटेड कंपनी बोल देते हैं कि ये कंपनी अमलगमेशन के बाद में न्यू कंपनी बन रही है। तो ये नाम दिए गए हैं, अमलगमेटिंग कंपनी और सेलर कंपनी, वेंडर कंपनी, और जो दूसरी कंपनी है उसको नाम दिए गए हैं वेंडी कंपनी, परचेजिंग कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी। तो जो कंपनी जो हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नाम यूज करेंगे इसके लिए अमलगमेटिंग या अमलगमेटेड या परचेजिंग वेंडर या ट्रांसफरर, ट्रांसफरी कंपनी नाम यूज कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ कंपनी आर reorganized by revaluation of assets। हम असल में रिकंस्ट्रक्शन करेंगे बिजनेस का। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, रीअसेस करेंगे। कोई लॉसेस हैं तो उसे राइट ऑफ करेंगे, शेयर की पेड वैल्यू में चेंजेस लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है रिकंस्ट्रक्शन का? कि हम रीऑर्गेनाइज करें कैपिटल और हम लोग सही ढंग से काम कर पाए, हम एक नए सिरे से दोबारा से बिजनेस को खड़ा कर पाए। Such a process is called internal reconstruction, which is carried out without liquidating the company and forming a new one। जो अमलगमेशन है
एब्जॉर्प्शन है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इन तीनों में हमारे पुराने बिजनेस को हम बंद कर देंगे और एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक और होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, हमारा बिजनेस चलता रहता है, उसी चलते हुए बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करते हैं। However, there may be external reconstruction wherever an undertaking is being carried on by a company and it is substance transfer not an outsider. हम अपने ही बिजनेस को नाम बदलकर एक नई कंपनी खड़ी करके उसे बेच देते, किसी आउटसाइडर को सेल आउट नहीं करते, इसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। बट टू अनदर कंपनी कंसिस्टिंग सब्सटेंशियली ऑफ द सेम शोल्डर विद a view to being continued by transferee company, there is a external reconstruction. Such external reconstruction is essentially covered under the category amalgamation in the nature of merger, AS14। अभी ये क्या है amalgamation in the nature of merger, वो अभी हम देखेंगे। AS14 क्या है वो अभी हम देख लेंगे। AS14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सीए का इंस्टीट्यूट ICAI इशू करता है टाइम टू टाइम। उसमें AS14 इशू किया गया अमलगमेशन पर, जो कहता है अमलगमेशन दो टाइप का होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। उसके हिसाब से उनकी अकाउंटिंग होती है, तो वो अभी हम देखेंगे। इन प्रैक्टिस कंपनी में कंबाइन इन द फॉलोइंग वेज, जैसा मैंने आपको बताया अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीन टाइप से हमारा चलेगा। तो सबसे पहले है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और उनकी जगह एक नई कंपनी फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल ए बी एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो टेक ओवर कर लेंगी, उस कंपनी ए और बी को टेक ओवर कर लेगी ए बी लिमिटेड, जो एक नई कंपनी होगी। वो पहले से कंपनी नहीं चल रही होगी, वो एक नई कंपनी होगी जो ए और बी को बंद करने के बाद बनेगी। तो अमलगमेशन में क्या होता है, कम से कम दो पुरानी कंपनी होनी चाहिए जो लिक्विडेट हो जाएंगी, मतलब उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, और एक नई कंपनी बनेगी जो इन दोनों, कम से कम दो कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है इनको परचेज कर लेगी। द मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन इज 2, दो से ज्यादा भी हो सकती है, 3-4 कंपनी बंद होकर भी एक नई कंपनी बना सकती है। द कंपनीज गोइंग इनटू लिक्विडेशन इज आर कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी, अपने बिजनेस को ट्रांसफरर, वेंडर, सेलर या अमलगमेटिंग कंपनी। तो ए और बी एग्जांपल में क्या है, वेंडर कंपनीज। नई कंपनी जो टेक ओवर करेगी उसको ट्रांसफरी, वेंडी, परचेजिंग या अमलगमेटेड कंपनी बोलेंगे। जैसे कि ए बी लिमिटेड क्या होगी, वेंडी कंपनी हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी दूसरे को खरीद ले। इन एब्जॉर्प्शन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। द कंपनी विच गेट्स मर्ज्ड loses identity by going into liquidation become the shareholder of existing company। तो जैसे हमारी एक एक्स है, ये कंपनी बंद हो गई और एक ए लिमिटेड के पास में चली गई, तो जो एक्स कंपनी है वो लिक्विडेट हो गई, तो उसे वेंडर कंपनी बोलेंगे या एमलगमेटिंग कंपनी बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी ए, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी ए है, इसे एक्स ने टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर बाय एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। इन ए वे ऑफ मर्जर इज एब्जॉर्प्शन ओनली। ए लिमिटेड वुड बी लिक्विडेटेड, लिक्विडेट हो जाएगी एक कंपनी, ठीक है। और इसका मेन फीचर क्या है, कोई नई कंपनी नहीं बनती, क्योंकि ए लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक्स लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, और एक लिक्विडेशन होता है एक कंपनी का, एक कंपनी बंद होकर दूसरी में मर्ज हो जाती है। इट मे बी क्लैरिफाइड दैट मोर देन वन कंपनी मे बी मर्ज विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है या मर्ज हो रही है वो ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगी, और जिस कंपनी में मर्ज हो रही है वो ट्रांसफरी कंपनी या अमलगमेटेड कंपनी हो जाएगी। एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है जो टेक ओवर करती है बिजनेस एक एग्जिस्टिंग कंपनी का, लेकिन वो सिक कंपनी होती है, लॉस मेकिंग कंपनी होती है। एक तरीके से नई कंपनी हम बनाते हैं पुरानी कंपनी का नाम चेंज करके। जैसे एक एक्स लिमिटेड है, उसको एक्स
लिमिटेड ही टेक ओवर कर लिया, उसका नाम हमने 2011 रख दिया, हम कोई और नाम भी रख सकते हैं। तो पुरानी कंपनी जो है वो वेंडर है, जो न्यू कंपनी है वो वेंडी या परचेजिंग है, अमलगमेटेड है। केवल एक ही लिक्विडेशन होता है और एक फॉर्मेशन होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नाइदर अमलगेशन और एब्जॉर्प्शन, जबकि ये रीऑर्गेनाइजेशन है, नाम चेंज करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में हमें बताया गया है कि दो टाइप के अमलगमेशन हो सकते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को हम सीख रहे हैं, इसके अंदर हमारी 5 कंडीशन है, ये पांचों की पांचों कंडीशन लगेंगी, सेटिस्फाई होंगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। कोई सी भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग के लिहाज से मर्जर के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर परचेज के होते हैं, क्योंकि मर्जर में इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन एक ही स्टाइल से चलता है और बहुत सिंपल होता है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन मर्जर के होते हैं, मर्जर के नहीं परचेज के होते हैं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या लिखा है, जिसे हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। एज पर AS 14 अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर हमारी ये 5 कंडीशन है, ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। कंडीशन नंबर 1, सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी वेंडर कंपनी की ट्रांसफर होनी चाहिए और आफ्टर अमलगमेशन परचेजिंग कंपनी मतलब अमलगमेटेड कंपनी की ये सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी बन जानी चाहिए। इसका मतलब सभी एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, बिल्डिंग को छोड़कर सारी एसेट ले ली, तो इसका मतलब वो मर्जर नहीं हो सकता। कोई भी एसेट या लायबिलिटी छोड़ दी गई तो वो परचेज मेथड हो जाएगा। मर्जर मेथड में सारी की सारी एसेट और सारी की सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 है शेयर होल्डर के पास, जिनके पास कम से कम 90% फेस वैल्यू के हमारे जो शेयर होल्डर है, फेस वैल्यू होता है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी के जो कंपनी अपने बिजनेस को बेच रही है, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर हमारे नई कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए। इनमें जो ऑलरेडी है, हो सकता है परचेजिंग कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से ही शेयर हो, उनको छोड़कर बचे हुए जितने भी शेयर है उनके कम से कम 90% शेयर होल्डर नई कंपनी में जाने चाहिए। द कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन, अब जब आप किसी के बिजनेस को खरीदेंगे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो जो पेमेंट होगा जिसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, वो पेमेंट केवल इक्विटी शेयर के थ्रू ही होगा, होली बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये क्या है कंडीशन, जैसे एक कंपनी है जो वी लिमिटेड है मतलब वेंडर कंपनी है, और एक पी लिमिटेड है मतलब परचेजिंग कंपनी है। अब इस कंपनी को पी ने खरीद लिया, तो पी पेमेंट तो करेगी ना, कुछ फ्री में तो बिजनेस आएगा नहीं, पेमेंट करा जाएगा। इस पेमेंट को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। कितने में बिजनेस को खरीदा, परचेज कंसिडरेशन। मान लिया इस बिजनेस को 20 करोड़ रुपए में खरीदा, इस बिजनेस को, तो 20 करोड़ रुपए के लिए पेमेंट क्या होगी, पी लिमिटेड कैश भी दे सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर मर्जर होना है तो मर्जर के केस में पी लिमिटेड जब बिजनेस खरीदेगा तो इक्विटी शेयर ही देगा पेमेंट, तभी वो इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयरहोल्डर of the vendor company who agree to become equity shareholder in the purchasing company wholly by the issue of equity share in the amalgamated company means purchasing company, except that cash may be paid in respect of fractional shares। अब क्या हुआ भाई, इन्होंने 20 करोड़ की पेमेंट देनी है, तो हिसाब ये निकला कि हर एक के बदले में, हर एक शेयर के बदले में, हर 2 शेयर के बदले में मान लिया 1 शेयर दिया जाएगा।
ये रेशो निकला कि जो कंपनी बंद हो रही है उसके हर 2 शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी 1 शेयर देगी। अब मान लिया किसी के पास 11 शेयर है तो उसको 5.5 शेयर कैसे दिए जाएंगे? उनको 5 शेयर दिए जाएंगे और 0.5 शेयर के लिए कैश दिया जाए। तो ये हमारा होता है फ्रैक्शनल शेयर। ऐसे एक इंसान नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो उन सबका जो फ्रैक्शनल शेयर का अमाउंट है उन्हें जोड़ा जाएगा, उसके लिए कैश दिया जा सकता है। मान लिया आप वी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, वी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं और ये कंपनी अब बंद हो रही है, तो आपके शेयर का प्राइस 0 थोड़ी ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप कंपनी क्यों बेचोगे? तो आपके पास मान लिया 100 शेयर है वी लिमिटेड के। अब आपको इन 100 शेयर के बदले में 50 शेयर मिल जाएंगे पी लिमिटेड के। तो कंपनी तो वी लिमिटेड बंद हो गई, उनके शेयर भी खत्म हो गए, लेकिन अब पी लिमिटेड के शेयर तो जिंदा है ना। तो जो शेयर होल्डर हैं वी के, उनको पी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाए। तो परचेज कंसिडरेशन में उनको इक्विटी शेयर की ही पेमेंट होगी। जो बिजनेस है अमलगमेटिंग कंपनी मतलब वेंडर कंपनी का, वो बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यू। मतलब अगर जो बिजनेस खरीदा उसे बंद करके कुछ और काम नहीं करना है, या बिजनेस को बंद भी नहीं करना, उसे कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। No adjustment is intended to be made in the book value of asset and liability of the amalgamating company when they are incorporated in the financial statement of amalgamated company except to ensure the uniformity of accounting policies। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर पहली कंडीशन तो है कि सारी की सारी असेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। इसका मतलब अगर इनके पास 20 एसेट्स हैं तो 20 की 20 एसेट यहां पर आनी चाहिए, पी लिमिटेड के पास में आनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 5, वो क्या है? वो ये कह रही है कि सपोज वी लिमिटेड की कोई बिल्डिंग है 50 लाख की, तो ये जो 50 लाख की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग परचेजिंग कंपनी के पास जब जाएगी तो वहां पर भी 50 लाख की दिखाई देनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या है मतलब है? सपोज डेप्रिसिएशन का मेथड वी लिमिटेड एसएलएम लगाता है, डेप्रिसिएशन का मेथड पी लिमिटेड डब्ल्यूडीवी लगाता है, तो पी लिमिटेड डब्ल्यूडीवी के हिसाब से उसे चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी वैल्यूएशन में चेंज हो रही है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसे ही स्टॉक जाता है, उसमें लीफो फीफो वेटेड एवरेज मेथड होते हैं, तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना चाहे कर सकता है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये 5 कंडीशन है। सारी की सारी एसेट और सभी लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगी। 90% इक्विटी शेयर होल्डर कम से कम नई कंपनी में शेयर होल्डर बनेंगे। पीसी की पेमेंट केवल और केवल इक्विटी शेयर के थ्रू होगी। सेम बिजनेस कंटिन्यू होगा। सारी की सारी एसेट और सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, वरना इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। अब ये इतनी सारी कंडीशन लगेंगी तो जब सारी एसेट ट्रांसफर हो रही है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रही है, तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं बसती। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, हर क्वेश्चन एक ही टाइप का हो जाता है। तो मर्जर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन परचेज मेथड के होते हैं और परचेज मेथड के क्वेश्चन ही हम शुरू में करेंगे। लास्ट में मर्जर मेथड के 2-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कई बार मर्जर मेथड भी, और अगर मर्जर मेथड आ गया तो वो बहुत ज्यादा सिंपल होने की वजह से और प्रैक्टिस कम होने की वजह से भी कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत कम प्रैक्टिस में आता है। तो अमलगमेशन अगर जेन्युइन पुलिंग ऑफ एसेट और लायबिलिटी है तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, जिसे हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है हमारा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। Amalgamation is in nature of purchase when any one or more of the 5 conditions which are applicable to the merger method is not satisfied। अगर कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो मेथड क्या हो जाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदा और वो बिजनेस को कंटिन्यू करने की इंटेंशन नहीं है, बस उसका बिजनेस खरीदना था।
अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये अमलगमेशन इन द रेंज ऑफ परचेज होगा, क्योंकि मर्जर में एक कंडीशन है कि वो इंटेंट होना चाहिए कि आप नए बिजनेस उसी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि आप पूरे के पूरे बिजनेस को खरीद रहे हैं, असेट्स को, लाइबिलिटीज को, सबको टेक ओवर कर रहे हैं। ऑल असेट का मतलब होता है ऑल असेट्स इंक्लूडिंग कैश, बैंक, इवन गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन फिक्टिशियस असेट इंक्लूड नहीं है। अगर कोई लॉसेस वगैरह लिखे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो उनको छोड़ दिया जाता है। कई बार जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस इन द P&L एक्सेट्रा, तो ये सब अगर अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं तो ये असेट साइड में लिखे हैं तो इसको टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई एसेट है ही नहीं है, असल में ये लॉसेस है, इनको ट्रांसफर किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये एसेट ना होने की वजह से इसको छोड़कर सभी एसेट को टेक ओवर किया जाएगा। पेड एसेट का मतलब होता है डेटर्स एंड बीआर। फिर क्रेडिटर्स का, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फंड आइटम्स का मतलब होता है कि हो सकता है उस फंड हमारे 3 तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर प्रॉफिट को डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टली प्रॉफिट को डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर लाइबिलिटीज को डिनोट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्योर प्रॉफिट फंड्स होते हैं जैसे सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या रिजर्व फंड। ये प्योर प्रॉफिट से बनाए गए हैं और ये एंड में भी बढ़ जाते हैं, शोल्डर में, एंड में ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। प्योर लाइबिलिटीज फंड होते हैं जिसमें जितना भी फंड का अमाउंट है पूरा का पूरा पैसा हमारा लाइबिलिटी है, हमने किसी और को पेमेंट करना है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एम्प्लॉय पेंशन फंड, एम्प्लॉय सुपरएन्युएशन फंड। इसमें सारा का सारा पैसा हमने पेमेंट में देना होता है। लास्ट है जिसमें कुछ प्रॉफिट और कुछ लाइबिलिटी होती है, जैसे कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस फंड है, कंटिजेंसी फंड है, तो इसमें कुछ कई बार लाइबिलिटी होती है, बाकी का प्रॉफिट होता है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है जनरली। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इवन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी हमने देखा है। ये होता क्या है? तो दीज प्रोविजन आर वेरी ऑफन शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट इन द एसेट साइड, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम डेटर्स और असेट में से लेस करके भी दिखाते हैं। These provisions are transferred to realization account only when the particular asset is transferred. असल में क्या होता है, जैसे आपको याद हो पार्टनरशिप में हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जब डिसोल्यूशन होता है। उसी तरीके से कंपनी के केस में भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर सभी एसेट और लाइबिलिटी को वहां ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ऐसे यहाँ पर भी हम प्रॉफिट को यहाँ ओनर के अकाउंट में, मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कब फंड को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना है और कब फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें लिखा अगर कोई प्रोविजन बनाया हुआ है और किसी एसेट के ऊपर बनाया हुआ है तो उस प्रोविजन को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करिए अगर एसेट को भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है और डेटर्स है, बिल्डिंग पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और डेटर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, क्योंकि दोनों को टेक ओवर किया, दोनों रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे तो ये भी दोनों रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। द पॉइंट इज टू बी नोटेड इज दैट द एसेट एंड प्रोविजन ऑन द एसेट बोथ शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए दोनों ही। अभी हम इसको अकाउंटिंग को देखेंगे, अकाउंटिंग इसकी कैसे होगी। उससे पहले हम पढ़ते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो बहुत जरूरी है कि क्या होता है परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट वीडियो में चलेगा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो सबसे जरूरी चीज है परचेज कंसिडरेशन, सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने परचेज कंसिडरेशन ही गलत कैलकुलेट कर लिया
तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने में स्टूडेंट्स जनरली गलती कर देते हैं। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। Consideration for the amalgamation means the aggregate of the share and other security issued and payment made in form of cash or other asset by the transferee company to the shareholders of transferor company। देखिए क्या है, मान लिया ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ये बंद हो गई, मान लिया इसने परचेज कर लिया, तो अब क्या होगा, असेट्स और लाइबिलिटीज बी की जाएंगी ए के पास और बदले में परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट करेगा ए। तो परचेज कंसिडरेशन में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या दे सकता है, तो यहां लिखा हुआ शेयर्स दे सकता है, अपने कैश दे सकता है, अदर असेट्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर ए बी को पेमेंट करेगा, ए बी के शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेगा या शेयर होल्डर के लिए जो पेमेंट करेगा उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। The analysis of aforesaid definition of purchase consideration makes it clear that the payment made by transferee company, मतलब purchasing company, to discharge the debenture holder or other outside liability and the cost of winding up or transferor company shall not be considered as a part of purchase consideration। होता क्या था, आज से 20 साल 15 साल पहले क्या होता था, जैसे ए लिमिटेड ने बी को खरीदा, तो ए लिमिटेड ने कहा कि हम 5 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, साथ ही साथ जो बी के शेयर होल्डर को 5 लाख के अपने शेयर दे रहे हैं, साथ ही साथ जो बी लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं 2 लाख के, उनको पेमेंट करने के लिए 2 लाख के अपने डिबेंचर दे रहे। तो होता क्या था, ये कहा जाता था कि ए ने बी को खरीदा और खरीदने के लिए 5 लाख ये दिया, 2 लाख ये दिया, तो परचेज कंसिडरेशन 7 लाख हो गया। साथ ही साथ ए 50,000 रुपए कैश दे रहा है ताकि वो खर्चों की पेमेंट कर सके बी लिमिटेड, तो कहा जाता था परचेज कंसिडरेशन हो गया 7,50,000। लेकिन असल में जब आप बिजनेस को खरीदते हैं, तो जब बिजनेस आप खरीद रहे हैं असल में, तो आप पेमेंट करते हैं असेट्स की और आउटसाइड लाइबिलिटीज की। तो असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस करेंगे तो बचेगा कैपिटल। तो अगर आप असेट में से लाइबिलिटी या तो माइनस करो या ये कहो कि हम कैपिटल की पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करती है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज की। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कैपिटल को हम 5 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, तो पीसी 5 लाख हो गया जो एसेट माइनस लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो ये तो आप अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हो या दूसरी लाइबिलिटी बना रहे हो। बिजनेस तो 5 लाख में खरीदा है ना, तो पहले क्या होता था, लोग 7 लाख 7.5 लाख पीसी दिखाते थे। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने साफ साफ कह दिया कि जो आप वेंडर कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, कैपिटल के लिए पेमेंट करोगे, वही पीसी होगा, परचेज कंसिडरेशन वही होगा। हमारे सामने 4 सिचुएशन आ सकती हैं परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड। सिचुएशन नंबर 1 कि हमें क्वेश्चन में यही बता रखा हो कि भाई ए ने बी को 5 लाख में खरीद लिया, बात ही खत्म हो गई। दूसरा, हमें यह बता रखा है ए ने बी को खरीदा और ए ने बी को 5 लाख के शेयर दिए, 2 लाख का कैश दिया, ये सब अलग अलग पेमेंट के बता रखा है। तो उन सब पेमेंट को हम जोड़ लेंगे और वो नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। जैसे आप किसी दुकान पर गए और दुकान पर जाकर आपने कुछ सामान खरीदा, अब सामान कितने का खरीदा ये नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा आपने एक 100 का नोट दिया, एक 50 का नोट दिया, तो इसका मतलब आपने 150 रुपए दिए, तो 150 रुपए परचेज कंसिडरेशन हो गया। ऐसे ही जो कंपनी जो दे रही है उन सबको ऐड कर देंगे तो नेट पेमेंट मेथड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है और हम नेट पेमेंट मेथड से पीसी नहीं निकाल सकते, तभी हम नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड होता है कि जो हमने एसेट ली है उन सबको ऐड करिए, जो लाइबिलिटीज ली है उन सबको माइनस करिए, ये नेट एसेट हो गई। इस नेट एसेट के हिसाब से
ये परचेज कंसिडरेशन हो गया। अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू, ये भी अभी हम देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कब कौन सा मेथड लगाना है। जब हमें सब कुछ बता रखा हो कि आपने क्या क्या पेमेंट करी है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयरहोल्डर, कैश क्या क्या दिया है, सब कुछ बता रखा है, तो इसका मतलब नेट पेमेंट मेथड। अब नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकाल लीजिए। अगर हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है, न्यू गुडविल की वैल्यू दे रखी है कि नया गुडविल की वैल्यू क्या है, तो हमें हमेशा नेट एसेट मेथड से ही निकालना है। बाकी हर सिचुएशन में भी नेट एसेट मेथड ही लगेगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें सभी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन बता रखी है जो टेक ओवर हो रहे हैं और गुडविल की भी दे रखी है, तो वो नेट परचेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट मेथड होगा। अगर हमें सब कुछ बता रखा है क्या क्या पेमेंट में हम दे रहे हैं, तो नेट पेमेंट मेथड होगा। तो हम पहले सीखते हैं नेट पेमेंट मेथड। इन दिस मेथड वी शुड ऐड ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड बाय द शेयरहोल्डर्स, मेड फॉर द शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर्स कौन से शेयरहोल्डर? शेयरहोल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। जो कंपनी बिक रही है उस कंपनी के, जो कंपनी बिक रही है उस कंपनी के सारे शेयरहोल्डर, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उनको जो जो पेमेंट हो रही है उन सारी की सारी पेमेंट्स को जोड़ा जाएगा और उन सब पेमेंट को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, जो नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से निकलेगा। हमें ध्यान रखना है कि डिबेंचर होल्डर को या कोई भी खर्चे की पेमेंट है वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड हम नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें बताता है कि नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से हम लोग पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालें। यहाँ लिखा है ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बी लिमिटेड। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये परचेजिंग कंपनी है और ये वेंडर कंपनी है। अपने बिजनेस को बेचा है ए ने, ए लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया बी ने, तो बी परचेजिंग कंपनी हो गई। इसका मतलब द कंसिडरेशन बीइंग द टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो इनका आपस में तय हुआ है उसमें ये हुआ है कि लाइबिलिटी को टेक ओवर करेंगे, खर्चे की भी पेमेंट करेंगे एज ए पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लिखा है पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, लेकिन ये लैंग्वेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से पहले की। अगर ये कह रहा है परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है तो मतलब वो दे रहा है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन में फिर भी हम इसको नहीं लेंगे। हम परचेज कंसिडरेशन में केवल वो लेंगे जो शेयर होल्डर के लिए पेमेंट हुआ है। और ये लिखा है कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन देगा 20,000 रुपए तक और डिबेंचर की पेमेंट करेंगे। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं ए लिमिटेड के, ये वेंडर कंपनी बिक गए, तो इनके इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगी क्योंकि अपना बिजनेस बेच रहे हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं ए लिमिटेड के, उनको 16 रुपए पर शेयर मिलेगा कैश में। इनको क्या क्या मिल रहा है? एक तो कैश में मिल रहा है 16 रुपए पर शेयर, और क्या मिल रहा है? एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाला, एक प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, और 6 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 4 शेयर इन ए लिमिटेड। तो 4 शेयर के बदले में, जो 4 शेयर हैं उसके बदले में एक प्रेफरेंस शेयर और 6 इक्विटी शेयर और 16 रुपए नगद मिल रहे हैं पर शेयर। तो ये सब मिल रहा है। ए नंबर ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड के जो शेयर हैं, पुराने शेयर होल्डर हैं, वो 2 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले। तो हमें परचेज कंसिडरेशन निकाल। तो क्या होता है परचेज कंसिडरेशन, एक बार फिर से बात करते हैं। ए लिमिटेड वेंडर कंपनी है, मतलब ये अपना सेल ऑफ बिजनेस, अपना बिजनेस को बेच रहे हैं। तो इनके जो शेयर होल्डर हैं, कितने शेयर हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर है।
अब ये तो दुनिया से चले जाएंगे शेयर, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। तो इनके शेयर के बदले में इनको क्या मिलेगा? इनको कैश मिलेगा। तो कैश कितना मिलेगा? लिखा 16 रुपए पर शेयर। तो 2 लाख शेयर को 16 रुपए पर शेयर के हिसाब से 32 लाख रुपीस कैश मिलेगा। और लिखा है प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 4 इक्विटी शेयर के बदले में। तो 2 लाख इक्विटी शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 4 के बदले में, तो इसका मतलब 50,000 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। और एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे और ₹10 ईच, 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। और लिखा है इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे। इक्विटी शेयर मिलेंगे 6, 4 के बदले में 6 इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो 2 लाख इंटू 6/4, तो इन्हें 3 लाख इक्विटी शेयर मिलेंगे ऑफ ₹10 ईच। तो 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इन्हें मिल जाए। तो 32 लाख कैश, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 30 लाख के इक्विटी शेयर्स। क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये इक्विटी शेयर होल्डर को अपने डिबेंचर देंगे, वो भी परचेस कंसिडरेशन होगा। देने में कुछ भी दे सकते हैं, एसेट लायबिलिटी। दे किसको रहे हैं? अगर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो वो सब पीसी का पार्ट है। अगर उसकी जगह किसी और को दे रहे हैं या किसी और चीज के लिए दे रहे हैं तो पीसी का पार्ट नहीं है। तो ये 67 लाख परचेस कंसिडरेशन हो गया। हमारे बिजनेस में हमने जो पेमेंट कर रहे हैं 67 लाख दे रहे हैं और इस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखा है एक्स कंपनी और वाई कंपनी दो हैं अलग अलग कंपनी, और इक्विटी शेयर हमें बता रखा है एक्स का 2,10,000 है, प्रेफरेंस शेयर 90,000 है, डिवेंचर 60,000 है। ऐसे ही वाई के लिए हमें बता रखा है 1 अप्रैल 2013 को XY लिमिटेड फॉर्म हुई और दो कंपनी का अमलगमेशन हो गया। इसका मतलब एक्स कंपनी बंद हो गई, वाई कंपनी बंद हो गई और एक नई कंपनी XY लिमिटेड बन गई। एक्स लिमिटेड के लिए बता रखा है कि इसको XY लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी जो नई कंपनी है वो इशू कर रही है 600 डिबेंचर होल्डर को। ये तो पीसी का पार्ट नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। तो हमें बता रखा है कि प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर और डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर। तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा, वहां से हम पीसी निकाल लेंगे। वाई के लिए बता रखा है कि डिबेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है, ये तो पीसी का पार्ट नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है ये बता रखा है। तो दोनों में ही हमारा नेट पेमेंट मेथड लग रहा है। AS 14 के हिसाब से बोल रखा है कि आप पीसी निकालिए। चलिए हम निकालते हैं पीसी, आप भी करिए मैं भी करता हूं। तो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एक्स लिमिटेड। तो परचेज कंसिडरेशन होता है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो रही है चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो रही है। तो एक्स में बोल रखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर है 90,000 के। तो यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 900 प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट हो रही है? 911% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड, ये पेमेंट हो रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और एक शेयर 100 रुपए का, तो 900 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 900 ही शेयर मिल रहे हैं, 90,000 वालों को 90,000 के ही मिल रहे हैं।
तो इसका मतलब जो 90,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं एक्स के, उनको 90,000 के प्रेफरेंस शेयर एक्स वाई के मिल रहे, तो उनको कुछ ज्यादा नहीं मिल, वैसे भी प्रेफरेंस होल्डर को बहुत ज्यादा कम मिलता नहीं है। अब हमारे बचे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,10,000 वाले, इनको क्या मिल रहा है? तो लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार फॉर 7। तो 7 के बदले में 10 शेयर मिल रहे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट, इक्विटी शेयर जो ऑलरेडी है वो 21,000 शेयर है, क्योंकि 2,10,000 रुपए के शेयर हैं, 10 रुपए के एक है, तो इक्विटी शेयर्स हैं 2,10,000, इन्हें 7 के बदले में 10 शेयर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स इन XY लिमिटेड मिल रहे हैं, इन्हें एट पार मिल रहे हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, तो इन्हें 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। तो 2,70,000 के 2,10,000 के इक्विटी शेयर होल्डर्स को 3 लाख के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, तो ये टोटल इनका 3,90,000 मिल रहे हैं, तो यही परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन होता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, तो एक्स के इक्विटी शेयर होल्डर जो 2,10,000 के, उनको 3 लाख के एक्स वाई के शेयर मिल रहे हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स 90,000 रुपए के हैं 9% वाले, उन्हें 11% वाले उन्होंने मतलब बातचीत करके अपना 2% डिविडेंड का रेट बढ़वा लिया, और इक्विटी शेयर होल्डर ने 2,10 की बजाय 3 लाख के इक्विटी शेयर्स ले लिए, तो पूरा बिजनेस एक्स लिमिटेड का 3,90,000 में बिक गया। अब हम बात करते हैं वाई लिमिटेड की। वाई लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, केवल इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है? तो यहां लिखा है कि 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 5 के बदले में, तो 1,50,000 रुपए के 10 वाले हैं, तो 15,000 शेयर हैं, और 5 के बदले में 6 मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे हैं? 18,000। तो 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड मिल रहे हैं, और पार पर मिल रहे हैं एट द रेट ₹10 ईच। तो 1,80,000 रुपए के तो इनको इक्विटी शेयर्स दे दिए, साथ ही साथ लिखा है कैश पेमेंट दे रहे हैं 2 रुपए हर शेयर के हिसाब से, तो कैश दे रहे हैं हम 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं, हर शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कैश दे रहे हैं, तो 30,000 रुपए हम कैश दे रहे हैं इनको। 1,80,000 के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 30,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो पूरा बिजनेस इनका वाई लिमिटेड का 2,10,000 रुपए में बिक गया। तो परचेज कंसिडरेशन एक्स कंपनी का 390 है और वाई का 2,10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें डिटेल्स बता रखी है एक्स लिमिटेड की, और इक्विटी शेयर्स इसके 15 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इनके 8 लाख के हैं। 31 मार्च को BXC लिमिटेड ने AXC लिमिटेड को खरीद लिया है। हर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिल रहा है, हर इक्विटी शेयर्स को क्या मिल रहा है बता रखा है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का कोई उससे लेना देना नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जो परचेज कंसिडरेशन में काम आने वाली हैं। तो हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इनको पेमेंट हो रहा है, तो लिखा है पहले प्रेफरेंस शेयर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ AX लिमिटेड विल गेट, इन्हें क्या मिलेगा, तो लिखा हर प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपए कैश मिलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले हैं, तो 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर है 8 लाख रुपए के, 100 रुपए का एक है, तो हमारे 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स को सबको 10 रुपए कैश में मिलेंगे, तो इसका मतलब 80,000 रुपए तो कैश में मिलेंगे इन्हें।
और एक 9% वाला प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 100 रुपए का। तो 12% की जगह रेट कम करके उन्होंने 9% कर दिया, तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन BXC लिमिटेड, एक के बदले में एक मिल रहा है 100 रुपए वाला, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं इनको। टोटल 8,80,000 रुपए मिल रहे हैं। ये किसको मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कुछ पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हो रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ AX लिमिटेड विल गेट, इन्हें क्या मिलेगा? तो फॉर ईच इक्विटी शेयर्स इन X 20 रुपीज इन कैश, 20 रुपए कैश में दे रहे हैं, और हमारे जो शेयर्स हैं वो 15,000 शेयर है, तो कैश दे रहे हैं 15,000 इक्विटी शेयर को, हर शेयर के बदले में 20 रुपए, तो 3 लाख रुपए तो हमने इनको कैश दे दिया। एक शेयर 100 रुपए का जो है BXC का फेस वैल्यू, एक शेयर के बदले में एक मिल रहा है, लेकिन 140 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी शेयर्स एक के बदले में एक, और पहले हमारे शेयर्स है 15,000, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स ही मिल रहे हैं ऑफ BX लिमिटेड, लेकिन 140 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। तो 140 के हिसाब से कितना अमाउंट हुआ? 21 लाख। सो इक्विटी शेयरहोल्डर्स विल गेट 24 लाख। तो 24 लाख इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मिल रहा है, और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को 8,80,000 मिल रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो 8,80,000 प्लस 24 लाख 32,80,000 रुपीज परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक मेथड आता है, नेक्स्ट मेथड है परचेज कंसिडरेशन निकालने का, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड हमें दो ही सिचुएशन में लगाना है पीसी निकालने के लिए, या गुडविल की न्यू वैल्यू दे रखी हो, या नेट पेमेंट मेथड फेल हो गया हो। हमें नेट पेमेंट मेथड से हम नहीं निकाल सकते पीसी, तो नेट एसेट मेथड से निकालना हमारी मजबूरी है। द कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू नेट एसेट मेथड हैज बीन शोन बिलो। कैसे निकालेंगे? टोटल असेट्स टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यू। इसका मतलब जितनी भी एसेट को खरीदा गया है उन सबको लिखा जाएगा एग्रीड वैल्यू पे। ये तो जरूरी नहीं है सभी एसेट को खरीदा जाए, तो जितनी भी एसेट को खरीदा उनको लेंगे एग्रीड वैल्यू पर लेंगे, अमाउंट लिख देंगे, इसमें से लेस कर देंगे लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड अमाउंट्स, और नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा जो हमने लिया। 100 रुपए की एसेट ली, 20 रुपए की लायबिलिटी, तो 80 रुपए हमारा पीसी हो जाएगा। कई बार हमसे नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है, तो जितना भी पेमेंट करना है उसे इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस की हमें पेमेंट करनी है, 10 वाला शेयर 50 में इशू कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 50, तो हमें 4,000 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? जितना भी अमाउंट देना है डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर, हमें पता चल जाएगा कितने शेयर इशू करना है। जो शेयर इशू करे जाएंगे कभी भी फ्रैक्शन में शेयर इशू नहीं कर सकते, तो अगर हमें यहीं पर इनको जो शेयर देना होता और ये शेयर का जो प्राइस होता ये 48 रुपीज पर शेयर होता, तो 2 लाख डिवाइड बाय 48 ये होता 4166.667 शेयर्स। तो हम 4166 शेयर देते और बाकी कैश में दे देते, 0.667 के लिए कैश में दिया जाता। अगर हमें कुछ नहीं बताया तो हम 48 के हिसाब से इतने फ्रैक्शन वाले शेयर का पेमेंट 48 के हिसाब से दे देंगे। लेकिन अगर हमें बता रखा मार्केट प्राइस सपोज 70 है, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से देंगे कैश। द फ्रैक्शन शेयर शैल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू एंड शैल बी पेड इन कैश when it is decided to make entry related to issue of share at par value only। अब ये देखो
अब हमने पेमेंट करना है 2 लाख। सपोज वही एग्जांपल लेता हूं कि हमारा जो एक शेयर है वो 50 रुपए का है, एक शेयर हमारा 50 रुपए का है, तो इसका मतलब हमें 4000 शेयर इशू करने हैं। मान लिया बोला जा रहा है कि शेयर देने तो 4000 ही है, लेकिन देने हैं पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर नहीं इशू करने। देने इतने शेयर है कि उनको पूरे 20 लाख की पेमेंट हो जाए, लेकिन शेयर को पार वैल्यू पे नोट करना है। तो बुक वैल्यू पीसी दिखाया तो जाएगा 2 लाख की बजाय 40,000, कि हमारा पीसी 40,000 है, पीसी एक्चुअल में तो 2 लाख है। असेट कितने की आई? असेट और लायबिलिटी नेट 2 लाख की आई, लेकिन जब हमने शेयर दिए, शेयर भी 2 लाख के दे दिए, क्योंकि 4000 शेयर दिए, 50 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो 2 लाख के शेयर भी दे दिए, 2 लाख रुपए की एसेट आ गई, 2 लाख के शेयर दे दिए। लेकिन एंट्री बनाते हुए कह रहे हैं कि शेयर जितने भी हमने इक्विटी शेयर दिए उसकी एंट्री पार वैल्यू पर बनाइए। तो एंट्री के लिए दिखाने के लिए 40,000 के पीसी होगा, लेकिन एक्चुअल में तो कोई नुकसान फायदा किसी को नहीं हुआ, क्योंकि अगर सपोज आप मुझे 2 लाख का सामान देते हैं, एंट्री में लिखते हैं 40,000, लेकिन दे रहे हैं 2 लाख का, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको भी नहीं, एक्चुअल में तो 2 लाख की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हम पार वैल्यू से नॉर्मल निकालकर पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पीसी निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी है ए लिमिटेड और इसकी बैलेंस शीट हमें दी हुई है। तो यहाँ पर असेट्स दी हुई है, असेट में जिस कंपनी की बैलेंस शीट दी है उनके 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, उस कंपनी के 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 4 लाख के शेयर है। उस कंपनी को 70,000 का लॉस हो रहा है, डिवेंचर हैं 2 लाख के, क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, और असेट्स हैं 5,80,000 की। बी लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब द अबव कंपनी, तो ये ए लिमिटेड है, इसको बी लिमिटेड खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब देखा जाए कायदे से इस बिजनेस की वैल्यू, अगर बुक वैल्यू देखा जाए तो इस बिजनेस की बुक वैल्यू 3,30,000 है, 70,000 का लॉस भी इन्हीं का ही है। अगर हम असेट का टोटल 580 माइनस ये 250 लाइबिलिटी लेस करेंगे तो भी 330 ही आएगा। तो 3,30,000 इस बिजनेस की कायदे से बुक वैल्यू है। मार्केट में असेट की वैल्यू क्या है, अगर कम ज्यादा होगी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये कैसे चेंज कर रहे हैं? ये कह रहे हैं असेट ऑफ द ए लिमिटेड आर टू बी कंसिडर्ड एज 620, और असेट जो है वो 580 की बजाय 6,20,000 की मानी जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा नेट एसेट मेथड, अगर हमें ये नहीं बता रखा क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें नेट एसेट मेथड से पीसी निकालना पड़ेगा। और जब नेट एसेट मेथड से पीसी निकालते हैं तो हमने बात करी थी एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर लेते हैं पीसी। आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हैं। ये होता है एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, ये पीसी होता है नेट एसेट मेथड से। नेट एसेट मेथड से पीसी बहुत सिंपल है निकालना, जो आपके पास आया और जो आपके पास गया उसको हमने देखा। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर, ये काम हमें करना है। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि, लेकिन ये मेथड तभी लगाएंगे या तो गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी हो या नेट पेमेंट मेथड फेल हो जाए। तो अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, असेट की वैल्यू बता रखी है, बता रखा है परचेज प्राइस जितना भी है उसका 1/4 कैश है, बाकी शेयर है, लेकिन कितना ये नहीं बताया। बी लिमिटेड सारी एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, मार्केट प्राइस बता रखा है, डिवेंचर कितने के हैं ये बता रखा है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है। गुडविल की वैल्यू तो नहीं दे रखी। क्या पेमेंट जो पेमेंट है वो बता रखी है, क्या क्या पेमेंट है हमें नहीं बता रखा। ये तो बता रखा 1/4 कैश है, 3/4 शेयर है, लेकिन कितना है नहीं बता रखा। तो नेट पेमेंट मेथड फेल हो गया। तो अब हम नेट एसेट मेथड से पीसी निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हर क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से ही होगी।
हम सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। बिना परचेज कंसिडरेशन निकाले कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले लेंगे हम एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर। जो एग्रीड वैल्यू है असेट की जो हम लेकर जा रहे हैं वो लिखेंगे। तो ये है हमारी 6,20,000 ए पॉइंट में दे रखा है, माइनस करेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अब लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? डिबेंचर्स हैं और बिल्स पेबल हैं। डिबेंचर्स के लिए लास्ट पॉइंट में बता रखा है 10% प्रीमियम पर पेमेंट होनी है। तो 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% प्रीमियम पर पेमेंट होनी है। तो 2,20,000 तो डिबेंचर की पेमेंट होगी। क्रेडिटर्स 50,000, तो 2,70,000 हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो 620 असेट, 270 लाइबिलिटीज। तो असेट माइनस लाइबिलिटी, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो ये हमारा 3,50,000 आ गया परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन अगर नेट पेमेंट मेथड नहीं लग रहा है तो नेट एसेट मेथड से हमें निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास दो कंपनी है, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है एक नई कंपनी बन रही है जिसका नाम है सी डी लिमिटेड। इट मीन्स कि ये अमलगमीशन का क्वेश्चन है और ये दोनों बिजनेस को परचेज कर रही है कंपनी। तो हमें सी और डी इन दोनों कंपनियों के लिए सेपरेट परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी के लिए अलग से परचेज कंसिडरेशन आएगा और डी के लिए अलग से परचेज कंसिडरेशन आएगा। दोनों की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सी के लिए हमें नेट एसेट मेथड लगाना पड़े और डी के लिए नेट पेमेंट मेथड, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए सेम मेथड लगे। दोनों में नेट पेमेंट मेथड भी लग सकते हैं, दोनों में नेट एसेट मेथड भी लग सकते हैं, एक में नेट एसेट एक में नेट पेमेंट मेथड भी लग सकता है। परचेज कंसिडरेशन निकालना क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना होता है इसमें। अगर यहां मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां लिखा है न्यू कंपनी बन रही है सी डी लिमिटेड जो टेक ओवर कर रही है दोनों बिजनेस को एंटायरली ऑन द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग्स। तो क्या क्या इनका आपस में तय हुआ है? सी लिमिटेड की प्रीमाइसिस को 1,50,000 में रीवैल्यू करा है। तो प्रीमाइसिस है ये और सी लिमिटेड की जो प्रीमाइसिस है उसको 1,50,000 में रीवैल्यू करा। सन्डी डेटर्स को 90% पर लेकर जा रहे हैं। तो जो डेटर्स हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल, इसको 90% पर लेकर जा रहे हैं। तो 90% का मतलब हो गया 72,000। और स्टॉक को 3,15,000 में लेकर जा रहे हैं। तो स्टॉक 3,15,000। डी लिमिटेड की गुडविल को 1,60,000 में लेकर जा रहे हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमें गुडविल की वैल्यूएशन दे दी गई है या हमें बताया गया है कि गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, तो वहां पर हमेशा नेट एसेट मेथड ही लगेगा। इफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन और इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, ऑलवेज अप्लाई नेट एसेट मेथड। तो यहां तो हमें पता चल गया कि डी लिमिटेड के पीसी में तो नेट एसेट मेथड ही लगेगा क्योंकि यहां गुडविल की वैल्यूएशन दे दी गई है। हमें डेटर्स को 1,50,000 में लेकर जा रहे हैं। स्टॉक 75,000। ये डिसाइड किया गया कि सीडी लिमिटेड की जो कैपिटल होगी उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे, इक्विटी शेयर्स भी होंगे।
₹10 की फेस वैल्यू होगी। प्रेफरेंस शेयर 4 लाख के होंगे, बाकी इक्विटी शेयर्स होंगे। दोनों कंपनी को हम दोनों टाइप के शेयर्स देंगे इक्वल नंबर में, मतलब जितने इक्विटी शेयर सी को मिलेंगे उतने ही इक्विटी शेयर डी को मिलेंगे, जितने प्रेफरेंस शेयर सी को मिलेंगे उतने ही प्रेफरेंस शेयर डी को मिलेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का पीसी सेम हो। अगर दोनों का पीसी सेम नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नंबर तो नहीं हो सकते ना, इसलिए आगे लिखा है एक्सेप्ट दैट द सरप्लस कैपिटल ऑफ सी। इसका मतलब सी का जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो ज्यादा होगा। तो लिखा है कि जो सी की सरप्लस कैपिटल है उसकी पेमेंट फुल्ली प्रेफरेंस शेयर में होगी। इसका मतलब सपोज सी की परचेज कंसिडरेशन है 1 लाख और डी का है 90,000। एज्यूम कर लेते हैं सी का है 1 लाख और डी का है 90, तो जो सी का 10,000 एक्स्ट्रा है वो प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, बाकी सबको सेम होगा इक्वल। इंडिकेट द नंबर ऑफ शेयर जो इशू करेंगे हम दोनों कंपनी को, वो कैसे करेंगे ये पूछा गया। तो परचेज कंसिडरेशन है, पेमेंट मेथड है नहीं क्योंकि हमें बता नहीं रखा है किसको कितना पेमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब नेट एसेट मेथड है। डी के लिए तो नेट एसेट इसलिए भी पता चल गया कि गुडविल लग रही है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है। तो हम करते हैं, आप भी साथ साथ करिए मेरे। कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। प्रीमाइसेस सी लिमिटेड का 1,50,000 हमें बता रखा है। डी के पास प्रीमाइसेस है ही नहीं, गुडविल सी के लिए नहीं है और डी के लिए गुडविल है। हमें वैल्यू बता रखी है 1,60,000। इन्वेंट्रीज सी के लिए बता रखा है 3,15,000 और डी के लिए बता रखा है 75,000। ट्रेड रिसीवेबल द डेटर्स 72 and 1,50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 85,000 and 75,000। इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग। $1,50,000, 3,15,000, 72,000, 85,000, 6,22,000 और ये हो जाएगा 1,60,000, 75,000, 1,50,000 and 75,000, 4,60,000। ठीक है, माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में इनके पास केवल क्रेडिटर्स है और कुछ भी नहीं बताया है, तो हम यही एज्यूम करते हैं इसी वैल्यू में जा रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 3,40,000 डी के लिए और 5,50,000 सी के लिए। अब हमें बताना है कि किसको कितने कितने शेयर्स की पेमेंट होगी। सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है सी की, उसके लिए सी को प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे। तो हमें पता है एक्स्ट्रा कितना 550 है और 340 से 550 मीन्स 2,10,000 एक्स्ट्रा है। तो 2,10,000 रुपीज तो सबसे पहले एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए दिए हमने। तो एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए हमने इनको दे दिया 2,10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इन सीडी लिमिटेड।
अब हमारे पास जो बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अब तो सब कुछ इक्वली देना है हमें, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो। तो बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितने रह गए, हमें बता रखा है कि सी लिमिटेड के पास 4 लाख के टोटल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो उस 4 लाख में से अगर हमने 2,10,000 दे दिए तो 1,90,000 के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स बच गए, जो इक्वली दोनों में डिवाइड होंगे। तो 95,000 और 95,000 दिए जाएंगे। और अगर हम देखेंगे तो अब दोनों का सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि सेम पेमेंट हो रही है अब। तो 2,45,000 दोनों का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, अब सेम है दोनों का। तो इक्विटी शेयर्स बैलेंस अमाउंट के लिए दे देंगे, जो कि है 2,45,000 सी के लिए और 2,45,000 डी के लिए, क्योंकि तभी जाकर इन दोनों की पेमेंट पूरी हो पाएगी। 550 इसकी और 340 इसकी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ब्रेकअप बताइए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का ब्रेकअप कैसे है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखिए, इंट्रिंसिक वर्थ या शेयर एक्सचेंज मेथड लगभग नेट एसेट मेथड ही होता है। दोनों में बस फर्क ये है कि नेट एसेट मेथड में जो वेंडर कंपनी है, जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, हम उसकी नेट एसेट लेते हैं। वो भी नेट एसेट में सारी एसेट नहीं लेते जो टेक ओवर हो रही है वो लेते हैं, जबकि इसमें हम बुक वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं दोनों कंपनी की। ज्यादातर बुक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब कि हम ये मानते हैं कि आज कंपनी बंद होगी, सारी एसेट को बेचा जाए, लाइबिलिटी को पेमेंट करा जाए, तो जो शेयर होल्डर के हिस्से में आएगा वो अमाउंट, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है पर शेयर। तो इसमें क्या होता है, समटाइम द परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर business of the vendor company on the basis of ratio in which the share of the transferee company are to be exchanged for the share of the transferor company। ये कहते हैं कि हम शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। अब मान लिया ये कंपनी है, ये बंद हो गई, हमने देखा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब पर शेयर की वैल्यू है 50, और अब इसको खरीद रही है बी लिमिटेड। उसके एक शेयर का जो प्राइस है वो 150 आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका मतलब इनके 3 शेयर के बदले में इसका 1 शेयर दिया जाए, है ना। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू का यही है कि हम रेशो निकालें, लेकिन ये रेशो हम बिना इसके भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी ये कंपनी बंद हो रही है, इसके हमने निकाला पीसी कितना आया, मान लिया 2 लाख रुपए आया, हमने इसके 1 शेयर का प्राइस निकाल लिया, है ना। मान लिया 50 रुपीज आया, जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था। तो हमने 50 रुपीज के हिसाब से दिए तो 4000 शेयर्स आ गए। तो हमें पता चल जाएगा ना, इसके अगर 1000 शेयर है और हम 4000 दे रहे हैं तो 1 के बदले में 4 दे रहे हैं। 10,000 है, हम 4000 दे रहे हैं तो 10 के बदले में 4 दे रहे हैं। तो ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड का नाम दे दिया और हम इसमें जरूरी एक्सचेंज निकालना ही होगा। तो ये दिया होता है हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। द एक्सचेंज रेशो, जो एक्सचेंज रेशो होगा या स्वैप रेशो होगा, वो जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू के बिहाव पर निकाला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर हम ये देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है तो हमें क्या करना है, दोनों कंपनी की नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी। और जो परचेज प्राइस होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा, वो वेंडर कंपनी की नेट एसेट ही होगा। एडिशनल पॉइंट बस ये है कि जो परचेजिंग कंपनी है वो अपने शेयर को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देगी, बाकी सब कुछ सेम है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर पी लिमिटेड है और एक एन लिमिटेड है। पी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द एन लिमिटेड, तो ये परचेजिंग कंपनी है पी, देन वेंडर कंपनी। तो ये सब बिक रहा है और इनके पास जा रहा है। यहां लिखा है फाइंड आउट द पीसी और रेशियो ऑफ एक्सचेंज भी निकालिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हमारे लिए क्या है, वही है जो हमने काम किया, नेट एसेट मेथड में काम करते थे वही काम अब करते हैं। बस हम हेडिंग क्या डाल देंगे, वैल्यूएशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। और पहले हम केवल एन का निकालते थे क्योंकि एन का बिजनेस बिक रहा है, लेकिन हम पी और एन दोनों का निकालेंगे क्योंकि अब पी
अपने शेयर भी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही इशू करेगा ज्यादातर केस में। तो हम देख लेते हैं हमारी एसेट्स कितनी हैं। एसेट सारी की सारी रियल एसेट है, कोई फिक्टिशियल कोई लॉस नहीं है। तो 9 लाख और 2,50,000 माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में 3 लाख और 70। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में इनके पास दो आउटसाइड लाइबिलिटीज थी, उन दोनों का हमने टोटल लिख दिया। तो हमारे पास 6 लाख और 1,80,000 आ गया। ये नेट असेट्स वैल्यू है। पीसी ऐसे ही तो निकाला था नेट एसेट वैल्यू में, पीसी आया था 180, अब भी वही है, पीसी 180 है। बस अब यहाँ फर्क क्या है, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखने हैं। 2 लाख के हैं, 10 रुपए का एक है, तो 20,000 शेयर्स इनके हो गए, 9,000 शेयर्स इनके हो गए। तो वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, यही इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 6 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो एक शेयर का प्राइस आ जाएगा 30 रुपीज, इसका एक शेयर का प्राइस आ जाएगा 20 रुपीज। पीसी तो 180 है ही, हमें पता ही है पीसी 180 है। अब यहां पर क्या क्या हो सकता है चेंजेस, एक तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एक्सचेंज बताइए, रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैसे एक्सचेंज होंगे। तो हमें पता है कि एक शेयर 20 रुपए का है वेंडर कंपनी का, परचेजिंग कंपनी का शेयर 30 रुपए का महंगा है। तो इसका मतलब वेंडर कंपनी का एक शेयर 20 रुपए का है और परचेजिंग कंपनी जो है उनका एक शेयर 30 रुपए का है। तो ये अगर एक के बदले में एक देंगे तो परचेजिंग कंपनी नुकसान में रहेगी। तो वो यही कहेगी कि आपके जो 3 शेयर है 60 के होते हैं, हम 2 शेयर देंगे वो भी 60 के होंगे, तो आपके 3 शेयर के बदले में हम अपने 2 शेयर इशू कर देंगे। तो ये एक्सचेंज रेशो हो जाएगा। इस एक्सचेंज रेशो को हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन हमें पता है ना 1,80,000 है ये, और पेमेंट परचेजिंग कंपनी अपने शेयर में करेगी। परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 60 रुपए का है, तो परचेजिंग कंपनी कितने शेयर देगी, 60 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर देगी। कितने हो गए, 1,80,000 आया ना। और परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 30 रुपए का है, तो ये परचेजिंग कंपनी 6,000 शेयर देगी। और इनके शेयर कितने, 9,000, तो 9,000 वालों को 6,000 शेयर मिलेंगे। इसका मतलब हर 9 के बदले में 6 या हर 3 के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। तो ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी नेट एसेट वैल्यू है। बस यहाँ पर परचेजिंग की साथ साथ वेंडर कंपनी परचेजिंग दोनों का हम नेट एसेट वैल्यू निकालेंगे, एक शेयर का प्राइस निकालेंगे, उस हिसाब से हम एक्सचेंज रेशो अगर पूछा है तो निकाल देंगे, वरना कोई जरूरत भी नहीं। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड हमें दे रखी है, एक्स और वाई की बैलेंस शीट। द होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर्स इन एक्स वाज टू रिसीव 5 in y, इसका मतलब x को y खरीद रही है ना, प्लस एज मच कैश एज इज नेसेसरी to adjust the right of shareholder of both the companies in accordance with the intrinsic value of share as per the respective balance sheet। तो हमें पीसी निकालना है। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कंपनी के शेयर की बात हो रही है, तो हम पहले इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कंपनी की निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं एक्स एंड वाई। अब यहां कुछ बताया नहीं है तो सन्ड्री असेट्स लिख देते हैं, 16,88,500, 43,85,000, ठीक है, माइनस, अब लाइबिलिटी एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 55,000 एंड 65,000,
तो ये आ गया 16,33,500, 43,20,000। ये है नेट असेट्स वैल्यू। और ये तय है कि जब कंपनी एक्स बिक रही है तो पीसी हमारा 16,33,500 ही आए, जो नेट एसेट वैल्यू है, अनटिल अनलेस हमें कुछ और अलग से कुछ चेंज कर दे क्वेश्चन में। नहीं तो 16,33,500 की नेट एसेट एक्स कंपनी है जो वेंडर कंपनी है, और यही पीसी होता है। लेकिन यहाँ लिखा है, आगे कुछ और लिखा है हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल भी लेते हैं शेयर की। तो इसके 16,33,500 रुपए है, एक्स के शेयर्स हैं हमारे 9,000। तो ये एक शेयर आ गया 181 रुपये 50 पैसे का, और ये 43,20,000 डिवाइड बाई ये शेयर है 40,000, 108 रुपीज। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर्स इन एक्स वाज टू रिसीव 5 शेयर इन वाई। तो यहाँ पर 3 शेयर्स 181.5 का एक शेयर है, इनके 3 शेयर इतने के हो गए, है ना। तो कितने के हो गए इनके 3 शेयर, 181.5 इंटू 3, 544.5 के इनके 3 शेयर हो गए, और इनको इसके 5 शेयर मिलेंगे 540 रुपए। तो इसका मतलब यहां लिखा है 544.5, तो इन्हें 544 रुपए 50 पैसे के जगह 540 रुपए मिल रहे हैं। लिखा है साथ में कैश दिया जाएगा, तो हमें पता चल गया ना कैश 4.5 रुपए देंगे। तो इसका मतलब हर 3 शेयर के बदले में 5 शेयर प्लस 3 शेयर होल्डर को 4.5 रुपए का कैश। इसका मतलब 1.5 रुपया पर शेयर का कैश दिया जाएगा। इसे या तो ऐसा निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है, y के शेयर्स हैं 40,000, है ना। तो इन इक्विटी होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, 3 शेयर दे रहे हैं 5 के बदले। तो कितने शेयर दे रहे हैं इनको, 24,000। और परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 181.5 का है, तो कितने के शेयर्स हो गए, 43,56,000। तो 43,56,000 रुपीज के तो शेयर हो गए, है ना। और कैश कितना दे रहे हैं हम लोग, 1 मिनट रुको गलती हो गई, गलती। असल में क्या होता है 99% केस में वेंडर कंपनी होती है वाई, बट मैं इसलिए गलती कर दी, लेकिन यहाँ पर वेंडर कंपनी एक्स है ना। तो एक्स के शेयर्स को मिलेंगे ना वाई के शेयर्स। तो एक्स के हैं, पीसी की बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल गेट, इन्हें क्या मिलेगा 9,000 इंटू, इनको 3 शेयर के बदले में 5 शेयर वाई के मिलेंगे, है ना। तो कितना आ गया 15,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे वाई के, है ना। और वाई का एक शेयर कितने का है, 108 रुपए का, ठीक है ना। तो कितने हो गए 15,000 इंटू 108, 16,20,000। ये तो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। बाकी पेमेंट टोटल कितनी करनी है, 16,33,500, यही तो पेमेंट करनी है। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, कैश, और वो कितनी आ रही है 13,000। तो पर शेयर कितना है 13,500 डिवाइड बाय 9,000, वही 1 रुपये 50 पैसे जो हमने निकाला।
तो पीसी की पेमेंट हो रही है 3 के बदले में 5 शेयर। अगर क्वेश्चन में सपोज नहीं कहता 3 के बदले में 5 तो आपस में इनका रेशो बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसका 108 रुपए का शेयर है, इसका 181 रुपए 50 पैसे का। तो हमें क्वेश्चन में कह दिया उसके 5 और इसके 3 शेयर्स, तो जो डिफरेंस है वो तो कैश में देना पड़ेगा ना। अब होगा क्या, होगा ये वाई लिमिटेड अपने 15,000 शेयर दे देगी एक्स को और 13,500 रुपए दे देगी, और एक्स से कहेगी तुम अपने शोल्डर को बांट दोगे, और एक्स वो माल अपने शोल्डर में बांट देगी। ठीक है ना, जैसे मैंने किसी को खरीदा, उसके अपने एम्प्लॉई हैं, शेयर्स हैं, ओनर है, तो ये लो भैया तुम अपने आप में बांट, तो वो वाली कहानी है यहाँ। फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ के एंड जे इज गिवन। हमें दो बैलेंस शीट दी हुई है, एक कंपनी का नाम है के और एक का नाम है जे या जे। इसमें हमें बता रखा है इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज वाले, तो ये 40,000 शेयर्स हो गए, ये 18,000 शेयर्स हो गए। लाइबिलिटीज 3 है हमारे पास, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड अप्रूव टू टेक ओवर जे लिमिटेड। इसका मतलब ये परचेजिंग कंपनी है और ये वेंडर कंपनी है। वैसे तो जनरली हमें हर क्वेश्चन में बताया जाता है, लेकिन बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में ना बताया जाए कि कौन सी कंपनी परचेजिंग है और कौन सी कंपनी वेंडर है, तो हम लेफ्ट वाली कंपनी, लेफ्ट हैंड कंपनी को परचेजिंग कंपनी मान लेते। तो इन्होंने खरीदा है 30 सितंबर को। वैसे तो हमें जो बैलेंस शीट दी हुई है वो 31 मार्च की है, या तो 31 मार्च से 30 सितंबर के बीच में हम लोगों को बता रखा जाए कि कितनी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस हुए हैं, तो हम एक नई बैलेंस शीट बनाकर तब हम निकालें। कुछ नहीं कहा तो हम इसी के बिहाफ पर निकाल देते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। तो वही है इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू के हिसाब से हमें रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना है। तो दोनों कंपनी के लिए हम एक साथ ही निकाल लेते हैं नेट एसेट। तो क्योंकि हमें नई वैल्यू रीवैल्यूएशन तो दे नहीं रखी है, तो टोटल ही लिख लेते हैं एसेट्स का। तो एसेट्स का टोटल है 18 लाख और 5 लाख। माइनस, अब लाइबिलिटीज में के की लाइबिलिटीज हैं 6 लाख की, और जय की है 1,40,000 की। तो इसकी नेट एसेट हो गई 12 लाख और इसकी हो गई 3,60,000 नेट एसेट्स। इसे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते। 4,000 एक शेयर 10 का है तो 40,000 और 18,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी कितनी, 30 एंड 20। तो हमें रेशियो ऑफ एक्सचेंज पता चल जाएगा कि इसके 2 शेयर दिए जाएंगे और इसके 3 शेयर के बदले में, ताकि ये 60-60 हो जाए दोनों का। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज विल बी 2:3। 2 shares of K Limited will be issued for every 3 shares in J Limited। तो इससे इन्हें दोनों को पेमेंट हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीसी क्या है। पीसी है जो वेंडर कंपनी की नेट एसेट है, तो पीसी है 3,60,000 और इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कौन देगा, परचेजिंग कंपनी, और पीसी की पेमेंट परचेजिंग कंपनी अपने शेयर में करेगा जो 30 रुपये का एक शेयर है। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 12,000।
12,000 शेयर्स दिए जाएंगे वेंडर कंपनी के 18,000 शेयर्स को, तो रेशो विल बी 12,000 डिवाइड बाय 18,000, या हम लिख सकते हैं 12,000 इज टू 18,000, तो ये 2:3 आ जाएगा। हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं।